गुड इवनिंग। वेक्टर कैलकुलस के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है और इसका एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय कैसे करते हैं हम ये देखेंगे। बेसिकली मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो ये डबल इंटीग्रेशन में और ट्रिपल इंटीग्रेशन में आपस में रिलेशनशिप है। कई बार ऐसा होता है कि सरफेस इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो जाता है तो आप उसे वॉल्यूम इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो आसान पड़े। मैक्सिमम टाइम राइट हैंड साइड इजी फॉर्मेट होता है ये वाला। तो ये दोनों बराबर होते कैसे हैं पहले तो ये देखना है। दूसरा ये कहा क्या जा रहा है, तो देखिए ये फ्लक्स की बात है। ये आउटवर्ड क्या है, फ्लक्स है। किसी वेक्टर फील्ड की बात करते हैं तो किसी वेक्टर फील्ड है, कोई एक सरफेस है एस और उसके द्वारा वॉल्यूम जो कवर्ड है वो वी है। तो वहाँ पर आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो डाइवर्जेंस एफ के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर है। तो ये बात कही जा रही है। मैथमेटिकल देखिए क्या स्टेटमेंट है, द नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ ओवर द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज रीजन, ये क्लोज रीजन है, बाउंड्री डी एस का एक छोटा सा हिस्सा लिया बाउंड्री का और पूरे इंटीग्रेशन कर लीजिए, is equal to the volume integral of the divergence of f taken throughout the enclosed volume. If n be the unit normal at a point of boundary of the closed region S and dv be the volume element of the region, then the theorem expresses this. इसका जो एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, फ्लूइड डायनामिक्स में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। ये आपके पास, मैं इसको पहले फॉर्मल प्रूफ से पहले आपको रफ में समझाऊंगा और मुझे उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वो एक कॉमन मैन की नॉलेज को ध्यान में रखते हुए अगर हम शुरू करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम लोग इसमें ये कह रहे हैं कि ये फ्लक्स है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड क्या बता रहा है आपको, हम लिख सकते हैं द सरफेस इंटीग्रल of f is called flux of f through s। तो ये जो आपके पास है द सरफेस इंटीग्रल ऑफ f is called flux of f through s, तो इस आधार पर इस थ्योरम को एक नए तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। सो दिस डाइवर्जेंस थ्योरम कैन बी स्टेटेड एज, आप इसका जो स्टेटमेंट है सरल शब्दों में अगर आपसे कभी कोई वाइवा में या कहीं पर पूछा जाए तो आप इस स्टेटमेंट को इस तरह से भी लिख सकते हैं, द फ्लक्स ऑफ एफ थ्रू एस। मतलब ये वाला, द फ्लक्स ऑफ एस थ्रू एस इज अ मेजर ऑफ द divergence of f inside S। डाइवर्जेंस हमने सीख लिया था। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो डाइवर्जेंस है तो इसका जो जितना भी आएगा टोटल वॉल्यूम में जो भी जितना भी डाइवर्जेंस है वही बेसिकली फ्लक्स है। आप इस स्टेटमेंट को जो शुरू में कहा गया है ऐसे भी कह सकते हैं। तो अब बात फ्लक्स की है, आउटवर्ड फ्लक्स की। तो मैं प्रूफ पे तो जा रहा हूं, लेकिन ये जो प्रूफ का जो अभी मैं कराने जा रहा हूं ये रफ वर्क है। आप कोई भी जनरल सरफेस ले लीजिए, मैंने ये सरफेस ले ली है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर सोचिएगा। तो मैं एग्जाम्पल के लिए एक आलू ले लेता हूं। क्या ले लिया मैंने, आलू, पोटैटो। ये एक आलू है।
ठीक है। और कहीं पर भी छोटा सा सरफेस एरिया अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर उसकी जो नॉर्मलिटी डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में जो फ्लक्स निकलेगा, समझ रहे हैं ना, जो रेज इस डायरेक्शन में निकलेंगी, फील्ड लाइंस जिनको हम लोग बोलते हैं। आप अपने दिमाग में इलेक्ट्रिक फील्ड मान सकते हैं सरलता से, या ग्रेविटेशनल जो आपने पढ़े हैं पहले, लेकिन मैं इन जनरल वेक्टर फील्ड बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बाउंड्री से जितना फ्लक्स निकल रहा है बाहर, कौन सा, जो नॉर्मल की डायरेक्शन में है, कौन सा नॉर्मल, छोटे छोटे पूरी सरफेस में छोटे छोटे पार्ट मान लीजिए, बहुत छोटे, तो हर एक की नॉर्मल डायरेक्शन हो सकती है। तो इस वजह से आप टोटल आउटवर्ड फ्लक्स के बारे में सोचेंगे। तो ये जो आउटवर्ड फ्लक्स है ये पूरी आउटर सरफेस से जा रहा है बाहर को, ये तो समझ में आ गया होगा। फ्लक्स कहाँ से जा रहा होगा बाहर को, पूरी सरफेस से ना, ठीक। अब मैंने क्या किया, ये आलू को चाकू से 2 हिस्सों में काट दिया, तो मेरे पास जो आलू आया वो ऐसा कुछ आ गया, मान लेते हैं ये कर दिया। मैं ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं बन पा रही है, आप कंसेप्चुअली समझिएगा। आलू मैंने काट दिया 2 बराबर जरूरी नहीं है, छोटे बड़े 2 हिस्सों में काट दिया आलू, ठीक है। तो अब आप ये देखिए आउटवर्ड, तो आप ये बताइए जब हम किसी चीज को काटते हैं तो दोनों का जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम V1 और इसका V2, V1 प्लस V2 पहले वाले वॉल्यूम के बराबर ही होगा, वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अब आप सोचिए ये भी तो सरफेस हो गई एक, और ये भी एक सरफेस हो गई, हुआ या नहीं। एक सरफेस ये है, दूसरी सरफेस ये हो जाएगी। अगर इस सरफेस का नॉर्मल मैं इधर को मानूं तो इसका नॉर्मल इधर को हो जाएगा। मान लेते हैं ये N1 है और ये N2 है, तो N1 डॉट F जितना होगा माइनस टाइम्स N2 डॉट F उतना ही होगा, अपोजिट डायरेक्शन में बराबर निकलेगा। तो जब इक्वल और अपोजिट फ्लक्स होगा, डॉट प्रोडक्ट के बाद तो आउटपुट जो आया स्केलर क्वांटिटी आई, और इक्वल और अपोजिट है तो ये तो कैंसिल हो गया। बहरहाल नेट फ्लक्स अभी सोचिए ना, टोटल वही रहेगा जो बाहरी सरफेस के द्वारा बाहर को जा रही थी फील्ड लाइंस। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर टोटल फ्लक्स कितना था, टोटल आउटर सरफेस से था, मैंने 2 हिस्सों में काट दिया। अब फ्लक्स जो है आउटर सरफेस से तो जा ही रहा है, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ आउटर सरफेस से तो जा ही रहा है, यहाँ से भी जाएगा, लेकिन ये दोनों तो इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे, तो नेट फ्लक्स अभी भी वही बचेगा, बाकी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो आपने 2 हिस्सों में बांट भी लिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, नेट फ्लक्स वही रहा। अब इसी बात को आगे बढ़ाते रहिए, 4 हिस्सों में, 8 हिस्सों में, 10 हिस्सों में, n हिस्सों में बांटते जाइए, तो आप ये देखेंगे कि हर बार जो इंटरनल सरफेस नई वाली बन रही है आलू के काटने से, उनके द्वारा जो फ्लक्स होगा वो आपस में इक्वल अपोजिट होता जाएगा, वो कैंसिल होता जाएगा, नेट फ्लक्स हमेशा आउटर सरफेस से ही आएगा। बस इतना समझ में आ जाए, थ्योरम प्रूफ हो गई। मुझे उम्मीद है आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि आउटर फ्लक्स निकालना है और वो कितने ही हिस्सों में बांट दो, आप सरफेस एरिया तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो नई नई सरफेस बन रही है उनमें जो फ्लक्स होगा नया, वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेगा। अगर इस आलू को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा तो इक्वल और अपोजिट फ्लक्स देंगे, वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो नेट आउटपुट हमेशा वही रहेगा जो इसका था। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि एक वॉल्यूम स्ट्रक्चर है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटने से भी आउटवर्ड फ्लक्स में कोई फर्क नहीं पड़ा है। सरफेस एरिया जरूर बढ़ गया, लेकिन इंटरनल जो आंतरिक सरफेस नई नई डेवलप हो रही थी वह सब आपस में एक दूसरे के फ्लक्स को कैंसिल आउट कर देंगी, और रिजल्टेंट फ्लक्स वही रहेगा जो शुरू में था। बस इतनी सी लाइन समझ में आ गई अगर, तो आप ये मानिए आपको प्रूफ समझ में आ गया है इसका। चलिए नेक्स्ट पेज में अब मैं फॉर्मल वे में प्रूफ शुरू करता हूँ। तो मेरे पास एक आलू है, अब मैंने क्या किया, ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं, जैसे आलू 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, वैसे जो ये लाइनें आपको दिख रही हैं ये भी लाइनें नहीं है, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, मतलब ये प्लेन है, आप समझ रहे हैं। तो चाकू से ऐसे काटा है, समझिए
ऐसे ये प्लेन से काटा है, चाकू प्लेन हुआ ना, ऐसे भी काटा है तो आपने बहुत सारे पीसेज में काट दिया। तो हम ये वही बात कहना चाह रहे हैं कि जो बाकी का फ्लड्स होगा वो जैसे इस सरफेस से जितना फ्लड्स होगा तो इधर वाला भी तो बनेगा अभी इतना ही, तो वो सब आपस में कैंसिल कर देंगे। हमेशा जो आउटर स्ट्रक्चर होगा, बाहरी सरफेस मान लो ये सबसे ऊपर है, तो उसी की वजह से फ्लड्स होगा। जो आंतरिक आपने जितनी भी बनाई वो सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर मैंने ये बना लिया। अब मैं लिखता हूं, लेट अस कंसीडर अ वॉल्यूम V enclosed by a surface S in a vector field F. So net outward flux will emerge out from the outer surface और फ्लक्स वो है जो कोई भी सरफेस से नॉर्मल डायरेक्शन में जो फील्ड लाइन जा रही है, तो किसी और डायरेक्शन में जा रही है तो उनका नॉर्मल कंपोनेंट लिया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत छोटे छोटे पार्ट में बांटने से ये हो जाता है कि नॉर्मल उतने हिस्से का एक ही माना जा सकता है। बड़े आलू में आपको समझ ही नहीं आएगा नॉर्मल कहाँ पर लेना है। अच्छा, मैं इसको बांट दे रहा हूँ। लेट अस डिवाइड द स्ट्रक्चर with the help of, किनकी हेल्प से बांट रहे हैं हम? प्लेन्स। चाकू हमारी डेफिनेशन में प्लेन हुआ एक, ठीक है। लेट अस डिवाइड द स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स। हमने कैसे मान लिए? कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट प्लेन समझते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। तो इस तरह से 3D स्ट्रक्चर में हमने ये काटे। ये भी समझ में आ रहा होगा आपको। नाउ फ्लड्स ड्यू टू न्यू सरफेसेज will cancel out as n1 dot f माइनस n2 डॉट f। ऐसा हो जाएगा। आप कहीं पर मान लो इसको, इधर को n1 मान लो, तो ये वाला जो बगल में डब्बा बनेगा इसकी वजह से n2 मान लो उतना ही। तो ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर वो आलू वाला था पिछला, आप उससे समझिए। तो n1 n2 आपस में जो नई नई सरफेस बनेंगी, आप ऐसे काट रहे हैं इसको बहुत सारे छोटे छोटे पीस में। तो आप कद्दू को काटते हैं ना सब्जी के लिए, तो छोटे छोटे पीस बनते हैं अंदर। तो जो बाहर वाला आउटर है, हरा वाली सरफेस है, वो बचेगा। बाकी जो येलोइश होती है अंदर वाला, आप समझिए वो सारी सरफेस एक दूसरे के फ्लड्स को काटते रहेंगी। तो नेट आउटवर्ड वही होगा जो कद्दू के हरा वाला बाहर वाले पोर्शन की वजह से होता है। उम्मीद है ये चीजें आपको समझने में मदद कर पा रही होंगी। तो फिर अब हम ये कह सकते हैं, सो द नेट आउटवर्ड फ्लड्स कितना होगा? छोटे छोटे आप मान लीजिए उन सब का समेशन कर लीजिए। तो छोटे छोटे जो आपने लिए हैं, मान लीजिए वो डेल्टा एस पर है, तो वो n डॉट एफ डी ऑफ एस होना चाहिए। डेल्टा एस ले लिया हमने डी एस में। तो इन सब का जो समेशन होगा, क्या उसे हम ये लिखने, सारी सरफेसेज मिला लें तो n डॉट एफ डी एस लिख दें, तो सारा फ्लक्स हुआ सभी डेल्टा एस जो आउटर है, कद्दू जो काटा है ना आपने, तो जो छोटे छोटे आपका हरा वाला पोर्शन है वो उनको सबको डेल्टा एस मानिए। वो सारे डेल्टा एस मिलके एस बना देंगे ना पूरा पूरा, ठीक है। हम ये लिख लेते हैं आप चाहें तो, वेयर सिग्मा
डिनोट्स समेशन ओवर ऑल सरफेसेस, समेशन ओवर ऑल सरफेसेस, सारे सरफेस के ऊपर समेशन लीजिए, लेकिन प्रभाव तो आउटर का ही रहेगा। अब जो डेल्टा एस आपने छोटा सा लिया है, ये इसका सरफेस एरिया, हमने मान लेते हैं कि इसका जो हमने अभी माना था ये इसका वॉल्यूम डेल्टा वी है, हम ऐसा मान लेते हैं। लेट डेल्टा वी या डी वी, चलो डेल्टा वी बी द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाई डेल्टा एस। जो डेल्टा एस आपके पास था उसके द्वारा जो है वो डेल्टा वी है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ, कल हमने पढ़ा था ऑफ डाइवर्जेंस, वी हैव, कल मैंने आपको इंटीग्रल डेफिनेशन पढ़ाई थी, तो डाइवर्जेंस एफ बराबर क्या हो जाएगा, याद है, लिमिट डेल्टा वी टेंड्स टू 0, 1/v, फिर क्या था, डबल इंटीग्रेशन n डॉट एफ डी ऑफ डेल्टा एस, डेल्टा एस। ऐसा आएगा। अब एक चीज यहां पर मैं आपको थोड़ा सा, अगर मैं ये लिमिट हटा दूं तो हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा रफ वर्क बता देता हूं। अगर कभी लिमिट मैंने ले ली, सपोज x टेंड्स टू 0, एफ एक्स इक्वल टू f0 ले लिया मैंने, ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर मैं बिना लिमिट के लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, f0 प्लस सम एप्सिलॉन टाइम्स, क्या लिखेंगे आप सोचिए, लिमिट नहीं लानी, एप्सिलॉन टाइम्स छोटा सा होना चाहिए या नहीं, कुछ कोई रियल नंबर लैम्डा, लैम्डा कोई फाइनाइट रियल नंबर है। और आप ऐसे सोचिए, अब रिवर्स सोचिए, अगर x टेंड्स टू 0 लगा दें इसमें, तो आप ये लिखना पड़ेगा वेयर लैम्डा टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू 0। तो जब x टेंडिंग टू 0 लगा रहे हैं तो आपने कंडीशन क्या रख दी, लैम्डा भी 0 की तरफ जा रहा है, एप्सिलॉन छोटा सा है तो ये 0 हो जाएगा, दोबारा यही आ जाएगा या नहीं। तो ये हमारे पास बेसिकली कैलकुलस का आउटपुट है जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं कि कभी अगर लिमिट आप हटाते हैं तो आप इस तरह से ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉरी, ये डेल्टा एस था तो यहाँ डेल्टा वी होना चाहिए था। अगर मैं डेल्टा वी से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लूँ और डाइवर्जेंस एफ टाइम्स क्या लिख रहा हूँ मैं, डेल्टा वी, और लिमिट हटा रहा हूँ, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, डेल्टा एस एन डॉट एफ डी ऑफ डेल्टा एस प्लस एप्सिलॉन टाइम्स डेल्टा वी, ऐसा लिख सकते हैं हियर। फिर वही बात, डेल्टा वी टेंड्स टू 0, कब जिसमें एप्सिलॉन वी 0 हो जा रहा है, जब डेल्टा वी लिमिट लगाओगे तो एप्सिलॉन कहाँ को जा रहा है, 0 को। ऐसा ही है या नहीं है, आप सोचिए, जैसा मैंने ये यूज किया था। भाई यहाँ लैम्डा 0 रख लो, जब x से 0 हो जा रहा है तो लिमिट लगा लो, तो लिमिट यहाँ पर हो जाएगा x टेंडिंग टू 0, ये तो वही है, ये 0 हो जाएगा, तो वही चीज़ आ जाएगी। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ये एप्सिलॉन टेंडिंग, ये बहुत छोटा एलिमेंट होगा और एप्सिलॉन भी 0 हो, तो ये फाइनली कहाँ को जाएगा, ये कहाँ टेंड करेगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। सो द समेशन ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द डाइवर्जेंस ओवर v, ये तो छोटे से उसमें था, ओवर v इज, जब पूरे में करेंगे तो सिग्मा लगा देंगे, समेशन ऑफ डाइवर्जेंस f
डेल्टा वी इक्वल टू सिग्मा डबल इंटीग्रेशन डेल्टा एस एन डॉट एफ डी ऑफ डेल्टा एस, और ये क्या हो जाएगा, सबका समेशन, ये वाला, ये तो फाइनाइट है बहुत छोटा और एप्सिलॉन बहुत छोटा, दोनों का प्रोडक्ट, तो दो बहुत छोटी क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जीरो को जाता है या नहीं। 10 की पावर -100 हो 10 की पावर -200 से मल्टीप्लाई करिए तो कहाँ पहुंच जाएगा ये, और भी छोटा हो जाएगा, तो ये टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0। तो फिर अब ये फाइनली सभी का समेशन को आप क्या लिख सकते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस एफ ओवर वी, डेल्टा वी को आप डीवी लिख लीजिए, और सभी का समेशन है, तो इस समेशन को ओवरऑल वॉल्यूम पर सोचिए और यहाँ पर भी ओवरऑल सरफेस पर, तो ये एन डॉट एफ डी एस, भाई यही था, ये आपके पास क्रॉस डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूव हो गई। कुछ नहीं है इसमें, कल की जो डेफिनेशन थी वो समझ में आनी चाहिए, और जो मैंने शुरू में आपको समझाया कि भाई फ्लड्स जो है किसी वॉल्यूम को कितने हिस्सों में काट दो, आउटवर्ड फ्लड्स बाहरी सरफेस की वजह से ही रहेगा, आप बाकी भी करेंगे तो फाइनली वो 0 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी थ्योरम। हम इस थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले, फिर हम इसका कुछ एक और एप्लीकेशन पे ध्यान देंगे। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, V इज द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय अ सरफेस S। अब वो जो वॉल्यूम है वो किस तरह का है, किस आकार का है, ये नहीं पता, बस वॉल्यूम है साहब, और सरफेस S है, और जिस वेक्टर फील्ड में ये है स्थित उस वेक्टर फील्ड के लिए F ये है, तो फिर ये आपको निकालना है। कई बार S लिखा है तो सेंट्रल इंटीग्रेशन भी चलेगा, मतलब S फॉर सरफेस है तो हम खुद ही समझ जाते हैं कि भले ही एक बार लिखा है लेकिन S सरफेस को दिखा रहा है। ऐसे ही जब V लिखा होगा तो भी एक ही बार लिख के V लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि वॉल्यूम तो लिखा है ना, तो ट्रिपल ही होगा, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है। तो अगर नहीं भी लिखा है कहीं और सफिक्स में S या V लिख दिया है तो फिर डबल या ट्रिपल साइन बनाना जरूरी नहीं है, उसके लिए परेशान मत होइए। अब आपको ये दिया हुआ है, तो हम ये जानते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से, फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम S F डॉट N, ये N डॉट F या F डॉट N एक ही बात है, डॉट प्रोडक्ट में A डॉट B और B डॉट A बराबर होते हैं। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस F ओवर dV, हम ये जानते हैं। देखिए ये कैलकुलेट करना टफ है, क्योंकि नॉर्मल के बारे में नॉर्मल वेक्टर नहीं निकाल पाएंगे हम, जब हमें यही नहीं पता कि स्ट्रक्चर कैसा है तो नॉर्मल कहाँ को होगा, क्या हम सोच पाएंगे, आप सोचिए। तो ज़्यादा बेहतर है कि हम इस थ्योरम के यूज़ करें और आसानी से कैलकुलेट करें। कैसे, हमें क्या निकालना पड़ेगा, डाइवर्जेंस भी। सो डाइवर्जेंस F, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा, डेल डॉट F, मतलब I डेल अपॉन डेल एक्स, J डेल अपॉन डेल वाई, K डेल अपॉन डेल जेड, डॉट XI प्लस 2YJ प्लस 3ZK, I डॉट I1 तो डेल वाई डेल एक्स के साथ केवल x, डेल अपॉन डेल वाई के साथ 2y, और डेल अपॉन डेल जेड के साथ 3z। तो ये डेल एक्स बाई डेल एक्स 1, यहाँ 2 प्लस 3, कितना आ गया, 6। उम्मीद है आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा, आप इसे 1 में रख दीजिए, फ्रॉम 1 सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट N ds आपको निकालना है, आप इस चीज़ 6 dV रख दीजिए, ओवर ये है तो 6 तो बाहर आ गया, dV का इंटीग्रेशन V, तो 6V आंसर है, मतलब वॉल्यूम का 6 टाइम, जो भी वॉल्यूम है, हमें इससे मतलब नहीं है कि वो कैसा है, अब वो जैसा होगा फिर वॉल्यूम उस हिसाब से डिफाइन होगा। तो आपने ये देखा कि इस थ्योरम की मदद से हम के स्ट्रक्चर पे, शेप पे गए नहीं और आंसर मिल गया। इसीलिए कहते हैं कि गॉस महानतम
लास्ट मैथमेटिशियन थे जिनको अपने समय की लगभग सारी मैथ्स आती थी। ऐसा गॉस और कॉशी दोनों के लिए कहा जाता है। ये दोनों कंटेम्प्रेरी हैं, गॉस जर्मन है, कॉशी फ्रेंच है। एनालिसिस या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो कॉशी की वजह से ही डेवलप हुई। गॉस का काम कभी फिर इसकी स्टोरी पे बात करेंगे कि गॉस ने कितना ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट किया है मैथमेटिक्स को भी, फिजिक्स को भी। तो खैर आप थ्योरम देखिए कितनी शानदार है, बिना किसी स्ट्रक्चर के भी आप बता पा रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। आप इसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट एफ डॉट एंड डी एस वेयर एफ इज दिस एंड एस इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर दिस। इस बार आपको दे दिया है कि भाई जो वॉल्यूम कवर्ड है वो यूनिट स्फीयर है। कैसा है? जिसका रेडियस 1 है, स्फीयर है 3 डायमेंशन में। ये स्फीयर की इक्वेशन है विद सेंटर 0 0 0, ओरिजिन रेडियस 1। ठीक है, आपको ये कहा गया है। तो आप पिछले क्वेश्चन के जो हमने इक्वेशन 1 लिखी थी, आपको यही निकालना है यहाँ भी। तो बेसिकली आपको क्या निकालना हुआ? डाइवर्जेंस एफ। तो सीधे डाइवर्जेंस एफ ही निकाल लेते हैं पहले। तो डाइवर्जेंस एफ आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई के डेल अपॉन डेल जेड डॉट एफ ए एक्स आई बी वाई जे सी जेड के डॉट है। तो आप डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई बी वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड सी जेड। ए बी सी कॉन्स्टेंट हैं, बाहर आ जाएंगे। तो ये कितना बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी ही आएगा। तो फिर अब जो कैलकुलेट करना है, सो एस ऑफ एफ डॉट एन डी एस ये कैलकुलेट करना है। तो हमारे लिए वॉल्यूम इंटीग्रेशन में डाइवर्जेंस एफ टाइम्स डी वी ये इंटीग्रेट करना हुआ। ए प्लस बी प्लस सी यहाँ लिख सकते हैं, वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो केवल डी वी ओवर वी। अगर पिछला सवाल था तो हमने केवल वी लिख दिया क्योंकि हमें पता नहीं था वॉल्यूम निकालना कैसे है। इस बार वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम वॉल्यूम बता दें। तो यूनिट स्फीयर अगर आपके पास है, कोई स्फीयर होता है, तो उसका वॉल्यूम आपको मालूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पर आप वॉल्यूम वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लिखते हैं, तो लिख देते हैं 4/3 R1 है 1 क्यूब। तो ये आ जाएगा 4π/3 ए प्लस बी प्लस सी। और अगर वो हमें वॉल्यूम ये क्या चीज़ है नहीं दिए होते तो आंसर ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स वी आ जाता। बस वी मतलब वॉल्यूम जितना भी। उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पहले में आपको स्ट्रक्चर नहीं पता था तो आंसर वी में आया, दूसरे में पता था तो आपने वी की वैल्यू बाद में निकाल ली। अब हम इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें तो एफ कहीं है ही नहीं। प्रूव दैट सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी एस इक्वल टू 0 वेर एस इज क्लोज सरफेस। बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर एफ डॉट एन होता था ना, अब एफ तो दिया नहीं है, तो एफ हम खुद मान लेते हैं। हम मान लेते हैं लेट एफ बी अ कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर। अब आप कहेंगे कि वेक्टर तो ठीक था, कांस्टेंट क्यों माना? तो देखिए प्लीज एफ डॉट एन डी एस है, तो ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन के अंदर ला सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? एफ डॉट एन डी एस बन जाएगा। इसीलिए अगर ये वेरिएबल होगा तो आप अंदर बाहर अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। तो इसीलिए एफ को क्या मानना ज़्यादा बेहतर है? कांस्टेंट। अब आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से इसे क्या लिख सकते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी ऑफ, ठीक है, चलिए निकालते हैं। डाइवर्जेंस एफ आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट एफ को क्या मान लें? कांस्टेंट है f1i प्लस f2j प्लस f3j।
तो जब f कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होंगे, तो इनका जो डिफरेंशिएशन होगा मतलब डेल f1 अपॉन डेल एक्स, डेल f2 अपॉन डेल वाई, डेल f3 अपॉन डेल जेड, और ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट के कंपोनेंट भी कांस्टेंट होंगे, तो ये सब जीरो आ जाएगा। ये जीरो आ गया तो यहाँ रख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज आपको लेफ्ट हैंड साइड क्या था, एफ डॉट एन डी एस, और आप क्या आएगा आंसर, जीरो, वेयर एफ इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट वेक्टर। तो कोई भी कांस्टेंट वेक्टर आप ले लीजिए, आपकी इच्छा है, कांस्टेंट भी बहुत सारे हो सकते हैं ना, कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए, ये जीरो ही आएगा। ये सभी के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो दे रहा, कोई भी ले रहे, तो फिर ये तो बहुत सारी नॉन जीरो वैल्यू लेगा, फिर जीरो किसको होना पड़ेगा। बेसिकली डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो परपेंडिकुलर की बात आएगी, लेकिन एक कांस्टेंट वेक्टर है, हमेशा कोई भी लीजिए उसके साथ परपेंडिकुलर, कोई भी उसके साथ परपेंडिकुलर, ये तो जीरो वेक्टर ही होता है, क्योंकि जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो किसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो क्या आ जाएगा, जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, दिस इज जीरो। क्यों, मैंने कहा ना कि हर एक किसी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट जीरो किसका आता है, जीरो का आता है। जीरो इज परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट उसका जीरो आ जाएगा। तो इसलिए जो जीरो वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी मानी जाती है। मैग्नीट्यूड तो जीरो ही हुआ जीरो वेक्टर का, डायरेक्शन क्या होती है, आर्बिट्रेरी, मतलब जो आप वेक्टर लोगे उसके परपेंडिकुलर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी ले लो। तो जीरो वेक्टर के साथ आपकी छूट है। उम्मीद है छोटा सा सवाल है, लेकिन आपकी समझ जो है बेहतर हो रही होगी। एक क्वेश्चन आगे और बढ़ाते हैं, काफी छोटा क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट देखिए। इफ एन नॉट इज द यूनिट आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल वेक्टर टू एनी क्लोज सरफेस एस, देन फाइंड वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस एन ऑफ टीवी। तो यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस एन डीवी। अब जब आप एन की जो एफ लेते हैं ना, पहले एफ ले लो चलिए, तो आप क्या लिखते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट एन डी एस, ये लिखते हैं। अब यहां पर एफ की जगह पर क्या है, डाइवर्जेंस एन ही है, तो फिर आप क्या लिखेंगे, एन डॉट एन, जहां पर एफ है वहां एन लिख लीजिए। ये एन आउटवर्ड यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट है तो एन डॉट एन वन होगा, तो केवल क्या बचेगा, डी एस पूरी सरफेस पर। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, यही आंसर है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें, कि आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसकी वैल्यू तो एस पूरी सरफेस के बराबर हो जाएगी। चलिए एक और करते हैं, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, एफ डॉट एन निकालना है और इतना प्रूफ करना है कि एफ डॉट एन डी एस सरफेस इंटीग्रल -4 पाई टाइम्स वॉल्यूम ऑफ रो डी वी, वेयर एफ जो है डेल फाई है, ग्रेडियंट ऑफ फाई, और डेल स्क्वायर फाई इतना दिया हुआ है। तो ये भी 2 लाइन का क्वेश्चन है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से आपको क्या निकालना है, एफ डॉट एन डी एस, ठीक है। तो क्या होना चाहिए वॉल्यूम इंटीग्रल में, डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी एस डी वी, ऐसा आ जाना चाहिए। तो डाइवर्जेंस एफ का मतलब डेल डॉट एफ, डेल डॉट, और एफ की वैल्यू क्या रख दें, डेल फाई ऑफ डी वी। तो ये डेल डॉट डेल डेल स्क्वायर हो जाएगा, डेल स्क्वायर फाई डी वी। डेल स्क्वायर फाई आपको दिया हुआ है, अगर आप ये रख दे तो -4 पाई तो बाहर आ जाएगा, बाकी रो डी वी यही कहा गया था।
रो के बारे में आप अभी तय नहीं कर सकते कि वो कांस्टेंट है, डेंसिटी वेरिएबल भी हो सकती है, तो इसलिए रो को अंदर ही रहने दीजिए। तो ये 2-3 मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस कराए जिनसे आपको मुझे लगता है समझने में थोड़ा सा मदद मिली होगी। अब एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं ग्रॉस डाइवर्जेंस पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट देखिए, अच्छा सवाल है। इवेल्युएट दिस वेयर एफ इक्वल टू दिस एंड एस इज द सरफेस ऑफ द ट्यूब बाउंडेड बाय द प्लेन्स दिस दिस दिस। बेसिकली ये ट्यूब है, आप इसे देखिएगा, ये ट्यूब हमारे पास है। ट्यूब का मतलब जिसकी सभी साइड्स बराबर हों और आपस में एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो सारा, ठीक है। सपोज ये एक्स मान लेते हैं, ये वाई मान लेते हैं, ये जेड मान लेते हैं, ये ओरिजिन है। तो एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 0 किस प्लेन में होगा, वाई जेड प्लेन में। तो ये जो वाई जेड प्लेन है, इस प्लेन पर क्या होगा, एक्स 0 होगा। तो उसके पैरेलल एक्स इक्वल टू 2, मतलब ये 2 यूनिट दूरी पर ये वाला प्लेन। तो ये एक्स इक्वल टू 0, ये ओ से लेके ये जो जिस पे पेन की नोट जा रही है, ये बाउंड्री, और एक्स इक्वल टू 2 ये वाली बाउंड्री। आप समझ रहे हैं। वाई इक्वल टू 0 कहाँ होता है, जेड एक्स प्लेन में। तो इसका मतलब जो फर्श पे नीचे पड़ा हुआ प्लेन है, और वाई इक्वल टू 2 ये जो छत वाला हिस्सा है। और ऐसी जेड इक्वल टू 0 एक्स वाई प्लेन में, तो ये वाली बाउंड्री पीछे जो दिख रही है, और फ्रंट में ये वाली जो बाउंड्री दिख रही है पेन की नोट के साथ। मतलब ये ट्यूब है। अब आप समझ रहे होंगे, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने 3D जब पढ़ी होगी तो चीज़ें समझी होंगी। तो हमारा काम है कि ये जो बाउंड्री के अंदर है, ये इस ट्यूब में इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो फ्रॉम ग्रॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट एन डी एस आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ डाइवर्जेंस एफ ऑफ टी। क्लियर है। तो इसका मतलब हमें डाइवर्जेंस एफ चाहिए पहले। चलिए अलग से निकाल लेते हैं। डाइवर्जेंस एफ मतलब आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड, डॉट एफ का मतलब दिया हुआ है 4xyi वाई जेड जे माइनस एक्स जेड के। तो डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई 1 होगा, बाकी 0 होगा उसके साथ। तो यहाँ पर 4xy डेल अपॉन डेल वाई ऑफ वाई जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ एक्स जेड। तो ये आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में है तो पार्शियल है, वाई कांस्टेंट होगा, तो 4y प्लस जेड माइनस एक्स। क्लियर है। तो अब आप यहां लिख देंगे, सो एस एफ डॉट एन डी एस इक्वल टू, आप ये लिखिए। तो इस बार अब मैं वॉल्यूम तीनों लिमिट लगा रहा हूं, और ये आ जाएगा 4y प्लस जेड माइनस एक्स, ठीक है। आप छोटा सा एरिया मानते हैं तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड। ये वॉल्यूम होगा, यानी डी वी मतलब आप कहीं पर डेल्टा एक्स लंबाई, डेल्टा वाई चौड़ाई, और डेल्टा जेड डी एक्स डी वाई, और तीसरा डायमेंशन ऐसे लीजिए। तो समझ में आ रहा होगा, इसी में ऐसा ले सकते हैं। तो आप एक्स की लिमिट ले आइए। एक्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2, वाई 0 से 2, बहुत आसान है, जेड 0 से 2। आगे सवालों में ये बदल सकते हैं, ठीक। तो अब सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहिए हमें, जेड के रिस्पेक्ट में। तो जब जेड के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा तो उसमें एक्स और वाई आपके लिए कांस्टेंट की तरह है। तो एक्स इक्वल टू 0 to 2, वाई इक्वल टू 0 to 2, ऐसे ही रखिए। जेड के रिस्पेक्ट में करिए तो ये हो जाएगा 4yz प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड एक्स।
और जेड की लिमिट जेड इक्वल टू 0 से 2 dx dy। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार जेड की जगह 2 रखना है और एक बार जेड की जगह 0 रख देना है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 to 2, y इक्वल टू 0 to 2। जेड अगर 2 रखते हैं आप तो ये 8y प्लस 2, यहाँ पर रखेंगे 4/2 माइनस 2x। 0 रखेंगे भाई तो तीनों 0 हो जाएंगे, तो इतना ही रहेगा dx dy। ठीक, वही काम जो अभी आपने किया रिपीट कर लेते हैं। इस बार आप किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के। तो x को कांस्टेंट मानते हुए, तो उस समय x इक्वल टू 0 से 2, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8, y का y स्क्वायर बाई 2 तो 4y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2x, ठीक है, y आ जाएगा। और लिमिट लगाएंगे y इक्वल टू 0 to 2 dx। तो आप इसे लिख सकते हैं x फ्रॉम 0 to 2, y की जो 2 रख दीजिए तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 इंटू 4 16 प्लस 2 रखेंगे 4, y की जो यहाँ 2 रखेंगे माइनस 4x, y 0 रखेंगे तीनों 0 हो जाएंगे तो लोअर लिमिट 0, तो केवल इतना बचेगा। तो ये कितना आ गया आपके पास, अब केवल एक ही लिमिट है तो 0 से 2 लिख लेने में कोई हर्ज नहीं, x ही तो है। तो ये आपके पास 20 माइनस 4x है dx। तो फिर इंटीग्रेट करें तो 20x माइनस एक्स्ट्रा x स्क्वायर बाई 2 तो 2x स्क्वायर 0 to 2। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, 2 रखिए x की जगह पर तो ये 40 माइनस यहाँ 2 रखेंगे तो 8, 0 में तो 0 ही आ जाएगा तो 32 जो भी यूनिट है। सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, निकाल क्या रहे हैं एफ तो 32 स्क्वायर यूनिट आएगा जो भी है, क्योंकि ये सरफेस है, इसकी वैल्यू निकाली आपने। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था जिसमें लिमिट बहुत आसानी से दे रखी थी। आप लोगों ने कैलकुलस में पढ़ा होगा ट्रिपल इंटीग्रल, और काफ़ी मेहनत से सॉल्व होता है कई बार। अभी आपके लेवल पर अगर आपको इतना भी समझ में आता है तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें आती हैं, इतना काफ़ी है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में मैं कुछ और क्वेश्चन भी कराना चाहूँगा, लेकिन लेक्चर आज लंबा हो रहा है तो मैं कल आपको गॉस का एक एप्लीकेशन पढ़ाऊँगा, ग्रेन्स थ्योरम स्पेस के लिए। एक ग्रेन प्लेन के लिए भी होती है, प्लेन के लिए मैं इंट्रोड्यूस करके छोड़ दूंगा क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में होती है। तो ग्रीन्स थ्योरम मैं कल आपको इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा, उसका प्रूफ कराऊंगा, और उसके बाद क्वेश्चन लेकिन गॉस के कुछ और रह गए हैं, मैं उन्हें कराना चाहूँगा। आज आप इसको पूरी अच्छी तरह पढ़िए, समझिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछिए। थैंक यू।